हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द चैनल H2O द A to Z of Chemistry। मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल, और हम पढ़ रहे हैं CBSE क्लास 9 का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अभी तक इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जर्नी में हमने ये अंडरस्टैंड किया कि सबसे पहले हमें ये मालूम था कि जो एटम होता है वो इंडिविजिबल होता है। डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी, जिसके अंदर भी उन्होंने भी यही कहा कि जो एटम होता है वो इंडिविजिबल होता है, और 90 साल तक उनकी ये थ्योरी को सही माना गया। मगर बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, जोसेफ थॉमसन के एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू और फिर उसके बाद गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमने ये अंडरस्टैंड किया कि एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सब साइंटिस्ट को ये मालूम था कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बट ये नहीं जानते थे कि उनकी अरेंजमेंट कैसी है। तो वह उसके बाद जर्नी शुरू हुई एटम के मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए, एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसको हमने पिछले लेक्चर में अंडरस्टैंड करना शुरू किया। हमने सबसे पहले पढ़ा जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, जो एटॉमिक मॉडल जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक एटम एक स्फीयर की तरह होता है। उसके अंदर वो जो स्फीयर होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, सारा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उस स्फीयर में, और उस स्फीयर के अंदर बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बराबर होता है इन सच अ वे सो दैट कि जो एटम एज अ होल है वो न्यूट्रल होगा। तो ये हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में स्टडी किया, सो आई होप आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग है। बट जब हमने लास्ट में जे थॉमसन के मॉडल के फेलियर को स्टडी किया, तो मैंने आपको ये बताया था कि जे थॉमसन का मॉडल बिल्कुल सही रहा काफी सालों तक, जब तक रुदरफोर्ड ने अपना स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नहीं किया, अपना कोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट नहीं किया। और उसके बाद उस एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड ने अपना ही एक एटॉमिक मॉडल दिया, जिसे हम बोलते हैं द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो आज के इस लेक्चर में ये हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जे थॉमसन का जो मॉडल था वो क्यों फेल हुआ, रुदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या एक्सपेरिमेंट था, और उस एक्सपेरिमेंट के क्या ऐसे रिजल्ट्स थे कि जिसके बाद रदरफोर्ड को अपना एक एंटायरली न्यू एटॉमिक मॉडल देना पड़ा। तो चलिए पढ़ते हैं आज द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे ये जानने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में कैसे अरेंज होते हैं, और वो उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना चाहते थे। जे थॉमसन का जो मॉडल था वो एक थ्योरेटिकल मॉडल था। चलो, उन्हें मालूम था कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उन्होंने जो कुछ भी अपने टाइम में नॉलेज थी उसको एक्सप्लेन कर दिया विद द हेल्प ऑफ हिज मॉडल। और रदरफोर्ड उसी मॉडल को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए वह कुछ अपना एपरेटस डिजाइन कर रहे थे, अपनी तैयारी कर रहे थे। तो रदरफोर्ड ने जो अपना एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया उसे बोला जाता है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट या एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, इस एक्सपेरिमेंट में फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स दे वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉयल। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको दो चीजों का जानना बहुत जरूरी है कि इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक थिन गोल्ड फॉइल को क्यों लिया, और ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो मैं सबसे पहले ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसे हम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, जिसके थ्रू रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो इस मॉडल में हमें क्या अंडरस्टैंडिंग करनी है, हम उसके बारे में 2 मिनट में अभी बात करते हैं। सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में एक थिन गोल्ड फॉइल क्यों लिया। ठीक है, तो उन्होंने गोल्ड फॉइल इसलिए लिया क्योंकि वो एक बहुत ही पतली सी फॉइल की लेयर लेना चाहते थे। आप सबने एल्यूमिनियम फॉइल्स को अपने घर में यूज किया, आप जानते हो कि वो कितना पतला होता है, बट वो उससे भी एक पतला फॉइल चाहते थे, जो कि पॉसिबल था सिर्फ एक गोल्ड के साथ फॉइल को बनाने से। राइट, तो उन्होंने एक गोल्ड के फॉइल को लिया जिट वाज जस्ट अबाउट 1000 एटम्स थिक, बहुत ही पतला फॉइल उन्होंने लिया, जो कि आप इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे सेंटर में देख सकते हैं। ऑब्वियसली गोल्ड बहुत महंगा होता है, बट वो उसमें उन्होंने गोल्ड फॉइल को इसलिए यूज किया क्योंकि उन्हें एक बहुत ही थिन फॉइल की जरूरत थी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। दूसरी चीज उनको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या चाहिए थी, वो थे अल्फा पार्टिकल्स। तो ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं,
सो वेल रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में ये जो अल्फा पार्टिकल्स यूज किए गए, दे आर द डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस, दैट इज He2 पॉजिटिव। अब इसका मीनिंग क्या है? वेल हमारे पास एक हीलियम का एटम है, हीलियम के एटम में से अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दें तो उसके बाद बचेगा क्या? 2 पॉजिटिव चार्ज, राइट। जब भी हमारे पास एक एटम होता है, एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है तो बाद में पीछे क्या बचेगा? मोर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ पॉजिटिव आयन। और अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो वेल अगर इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज बढ़ जाएगा तो हम उसको एक नेगेटिव आयन की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। हीलियम के एटम में 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। प्लीज डू रिमेम्बर कि रदरफोर्ड के टाइम पे अभी न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, राइट। ये डिस्कवरी हुई थी बाद में। अभी तक सारे का सारा जो एटम का मास था दैट वाज कंसिडर्ड टू बी बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन्स और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जिनका मास नेग्लिजिबल होता है, फाइन। और हमने इसमें से क्या किया है? हीलियम के एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया और बचा क्या? He2 पॉजिटिव। इस He2 पॉजिटिव को ही अल्फा पार्टिकल कहा जाता है, राइट। और ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं जब बहुत ही तेजी से मूव करते हैं तो वेल इनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, फाइन। तो ये बिल्कुल कैसे एक्ट कर सकते हैं? ये एक आप इमेजिन कर सकते हैं, बुलेट की तरह एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बुलेट जो कि एक टारगेट पे जाके बहुत तेजी से स्ट्राइक कर रही है, फाइन। अब उसके बाद हुआ क्या? वेल रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को सेटअप इसलिए किया था क्योंकि उनको थॉमसन के मॉडल के लिए प्रूफ करना था कि जो थॉमसन ने कहा है वो बिल्कुल सही है। तो ऑब्वियसली वो कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे थे इस एक्सपेरिमेंट से कि ये रिजल्ट्स होंगे, फाइन। तो उनका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? एक सोर्स दिया अल्फा पार्टिकल्स का, ये एक लेड बॉक्स है जिसके अंदर से अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं थ्रू अ वेरी टाइनी होल, और इनको भी पास कराया जा रहा है थ्रू अ लेड प्लेट थ्रू अ वेरी टाइनी होल, सो दैट कि ये एक टारगेटेड बीम हो जो कि गोल्ड फॉइल पे जाके स्ट्राइक करे, और वो पर्टिकुलरली उनको मालूम हो कि उनको उसको कहाँ पे स्ट्राइक कराना है, ठीक है। तो हमारे पास एक बुलेट है जो कि अल्फा पार्टिकल है और एक टारगेट है जो कि गोल्ड फॉइल है, और वो एक बहुत ही पतली सी गोल्ड फॉइल है। अब गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक करने के बाद उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं दे विल बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स। क्यों डिफ्लेक्ट होंगे? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। थॉमसन ने अपने मॉडल में क्या कहा था कि जो सारे का सारा एटम है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज और बीच में कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो जब एक अल्फा पार्टिकल जाके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो हो सकता है कि वो पॉजिटिव चार्ज पे स्ट्राइक करे, हो सकता है वो नेगेटिव, उसको रास्ते में उसके नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आ जाए। अगर तो पॉजिटिवली चार्ज आएगा तो ऑब्वियसली रिपल्शन होगा, अगर नेगेटिवली चार्ज होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बट हमें ये मालूम है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, तो इस वेल हमारे पास ज्यादा चांसेस क्या होंगे कि ये इसको रास्ते में पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, वो रिपेल करेंगे तो वो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट होंगे, मगर वो डिफ्लेक्ट बहुत ज्यादा नहीं होंगे क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं दे आर मच हेवियर देन द प्रोटॉन्स। सो व्हाट ही एक्सपेक्टेड वाज कि जब ये अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पे जाएंगे तो ये थोड़ा थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेंगे, और उन डिफ्लेक्शंस को स्टडी करने के लिए कि वो कहाँ कहाँ पे डिफ्लेक्ट होके अल्फा पार्टिकल्स गए, उन्होंने गोल्ड फॉइल के आसपास एक फोटोग्राफिक प्लेट को रखा, राइट। इस फोटोग्राफिक प्लेट पे जब वो गोल्ड अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे तो वेल हमें वो पार्टिकल्स दिख सकते हैं, वहां पे एक शाइन प्रोड्यूस होगी। ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है दैट इज वाज कोटेड विद जिंक सल्फाइड, राइट। और जिंक सल्फाइड पे स्ट्राइक करने के बाद दे आर गोइंग टू शाइन। जब भी जिंक सल्फाइड की प्लेट के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स आए और वो वहां पे एक चमक आ गई तो दे कुड सी दैट, ठीक है। सो दे कुड सी दैट कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे ये डिफ्लेक्शंस हुई, तो उन्होंने इन डिफ्लेक्शंस को स्टडी किया, फाइन।
सो आई होप आप लोगों को सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ में आया कि हमारे पास एक सोर्स है अल्फा पार्टिकल्स का जो कि गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करेगा, और गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करने के बाद वो कहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए उनको देखने के लिए हमने उसके आसपास एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी है। और वेल अब हमने एक्सपेक्टेशन क्या है इस एक्सपेरिमेंट से, रदरफोर्ड को, उनके स्टूडेंट्स को थॉमसन के मॉडल को सही मानते हुए एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट होंगे मगर बहुत ज्यादा लार्ज डिफ्लेक्शंस नहीं होगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया। राइट, सो नाउ after performing the alpha particle scattering experiment या gold foil experiment, in which what was happening was that the high energy alpha particles from a radioactive source, they were directed at a thin foil of gold of a thickness 100 nanometer। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 100 नैनोमीटर की थिकनेस की गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया गया। तो उस टाइम पे रदरफोर्ड ने कुछ ऑब्जर्वेशंस को नोटिस किया। ठीक है, तो वो क्या ऑब्जर्वेशंस थी? पहली ऑब्जर्वेशन थी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, 99.9% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। राइट, तो अगर आप उसको यहाँ पे देखें तो ये हमारे गोल्ड फॉइल है जिसके अंदर आप एटम्स देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किए तो उन्होंने देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो थे वो गोल्ड फॉइल में से अनडिफ्लेक्टेड ही आगे पास कर गए। राइट, सरप्राइजिंग था। उन्होंने तो सोचा था कि छोटी छोटी सी डिफ्लेक्शंस होंगी, मगर यहाँ पे तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड पास ही करते जा रहे हैं। ठीक है, कोई डिफ्लेक्शन हो ही नहीं रही। Then he saw only a small fraction of the particles got deflected by small angles। जबकि उन्होंने तो सोचा था कि ज्यादातर पार्टिकल्स छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे, यहाँ पे बहुत ही छोटा फ्रैक्शन था पार्टिकल्स का which was deflected by small angles, right? And then there were a very few alpha particles, one in about 20,000, which bounced back, that is they were deflected by nearly 180 degree। अब इमेजिन करो कि एक पतला सा गोल्ड फॉइल और उस पे अल्फा पार्टिकल जो कि बहुत एनर्जी वाले हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं और वो वापस डिफ्लेक्ट हो जाए। तो उनके लिए ये जो तीनों ऑब्जर्वेशंस थे वो अमेजिंग थे। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि उनको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। उन्होंने तो ये सोचा था कि सारे के सारे जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे तो छोटी छोटी डिफ्लेक्शंस होंगी। राइट, वो डिफ्लेक्ट करके छोटे छोटे एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे बिकॉज पूरा का पूरा पॉजिटिव मास है और कहीं कहीं पे बीच में इलेक्ट्रॉन्स है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करके छोटा छोटा डिफ्लेक्शंस होगा। बट यहाँ पे वो क्या देख रहे हैं? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड, passing through the gold foil undeflected, a small fraction of the particles getting deflected by small angles, and a very few alpha particles, just one in about 20,000, bouncing back, वापस ही रिट्रेस करके बाद अपना वापस रास्ते पे चले गए। ठीक है, राइट, अब हम इसको देखते हैं इन टर्म्स ऑफ जस्ट वन एटम। राइट, तो अब एक एटम में क्या हो रहा है आप अंडरस्टैंड करो कि इस एटम के अंदर वेल ये सारे के सारे ज्यादातर पार्टिकल्स क्या है? अनडिफ्लेक्टेड जा रहे हैं। कोई एक पार्टिकल है जो कि स्मॉल डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, और कुछ है जो कि बैक डिफ्लेक्शन हो रहा है। ज्यादा के ज्यादा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड जा रहे हैं। इसका मीनिंग क्या होगा? वेल इसका मीनिंग ये होगा कि एटम के अंदर बहुत सारी जगह है जो कि खाली है। राइट, उन्होंने सोचा था कि ये तो सारा भरा हुआ है और थोड़ी थोड़ी सी डिफ्लेक्शन होगी, बट ये क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड पास कर रहे हैं तो उन्होंने यहाँ से क्या अंडरस्टैंड किया कि ज्यादातर एटम के अंदर जो जगह है वो खाली है। राइट, अब उसके बाद थोड़े से पार्टिकल्स हैं जो कि डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत ही एक छोटी सी जगह के अंदर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज के साथ स्ट्राइक करेंगे तो डिफ्लेक्शन होगी, मगर तो डिफ्लेक्शन ही बहुत कम हो रही है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये सारा का सारा एक छोटी सी जगह में कॉन्सेंट्रेटेड है, सारा मास उसी जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, इसीलिए यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद कोई एक ऐसा अल्फा पार्टिकल भी है जो कि वापस बैक डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को?
ये जो आपने एक्सपेरिमेंट देखा वो था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, और ये पिक्चर है रदरफोर्ड की। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो ऑब्जर्वेशंस आए उसके बाद आप जानते हो रदरफोर्ड ने क्या कहा। रदरफोर्ड ने कहा this result was almost as incredible as if you fire a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it comes back and hits you. उनके लिए ये एक अमेजिंग रिजल्ट था कि एक पतले से गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया और वो डिफ्लेक्ट करके वापस आ गया। बिल्कुल वैसे ही इट इज अमेजिंग अगर आपके हाथ में एक टिश्यू पेपर हो और उस पर कोई कोई गोली चलाए और वो गोली वापस मुड़ के आ जाए। कभी आपने सोचा है कि ऐसा हो सकता है? रदरफोर्ड में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है, मगर वो हुआ। Just let me give you a brief introduction about Rutherford before we continue further into the study of the Rutherford atomic model. So Rutherford was born at Spring Grove on 30th August 1871. He is known as the father of nuclear physics. He is famous for his work on radioactivity and the discovery of the nucleus of an atom with the gold foil experiment. तो इस gold foil experiment से atom के nucleus की discovery हुई। कैसे हुई? I'll just now tell you that, and he got the Nobel Prize in Chemistry in the year 1908. So now let us talk about कि रदरफोर्ड ने जो ये ऑब्जर्वेशंस देखी उसमें से उन्होंने क्या कंक्लूजन्स निकाले, और उन कंक्लूजन्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ये दो पिक्चर्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। पहली पिक्चर के अंदर ये जो पर्सन है वह ये एक सॉलिड वॉल के ऊपर पत्थर मार रहे हैं, और दूसरी पिक्चर में ये जो बच्चा है ये एक फेंस के ऊपर पत्थर मार रहा है, और फेंस के बीच में यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पेसेस प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम इसको बात करें तो वेल होगा क्या कि इमेजिन करो कि अब आपके पास बिल्कुल इन पिक्चर्स के जैसे, बिकॉज आई कुड नॉट फाइंड अ बेटर पिक्चर फॉर दैट, सो हमारे पास एक बच्चा है जो कि एक वॉल के आगे खड़ा है और उसकी आंखें बंद है। ठीक है, अब वो उस वॉल के ऊपर पत्थर फेंकता है, तो जब वॉल के ऊपर पत्थर फेंकेगा तो वो उसको आवाज सुनाई देगी। ठीक है, अब अगर 10 बारी वो पत्थर फेंकेगा तो उसको 10 बारी वो आवाज सुनाई देगी। बट अगर ये जो वॉल है वो एक पूरी सॉलिड वॉल ना होकर एक बार्ब्ड वायर फेंस हो, और फिर वो बच्चा ब्लाइंड फोल्ड होकर उसके ऊपर पत्थर फेंकेगा तो क्या होगा? क्या सारे 10 बारी जब वो पत्थर फेंकेगा उसको आवाज सुनाई देगी? उसको आवाज नहीं सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि बार्ब्ड वायर फेंस के अंदर स्पेसेस प्रेजेंट है जिसमें से पत्थर क्रॉस करके दूसरी साइड पे चला जाएगा। अगर वो वायर पे स्ट्राइक करेगा तभी आवाज सुनाई देगी, राइट? So there are a lot of gaps in the fence which allow the stone to pass through them. तो हर बारी आवाज नहीं सुनाई देगी अगर ये एक बार्ब्ड फेंस होगा। सॉलिड वॉल होगा तो हर बारी आवाज सुनाई देगी। समझ में आया आपको? तो इसको अगर अब हम अपने एटम के साथ को रिलेट करें तो एटम के अंदर क्या हो रहा है? एटम के अंदर बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो अनडिफ्लेक्टेड पास कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एटम के अंदर बहुत सारी स्पेसेस प्रेजेंट है। Most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particles pass through the gold foil without getting deflected. बिल्कुल बार्ब्ड वायर फेंस की तरह स्पेसेस प्रेजेंट थी जिसमें से पत्थर पार कर गया। यहाँ पे भी अल्फा पार्टिकल्स क्रॉस कर गए without getting deflected because there was a lot of empty space. 99.9% तो ऐसे ही चलेंगे undeflected. Very few particles they were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupies very little space. ठीक है, तो एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही थोड़ी सी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, और जहां पे पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल उस पे स्ट्राइक करेगा दोनों रिपेल करेंगे और डिफ्लेक्शन होगी। तो बहुत ही कम डिफ्लेक्शंस का मतलब कि पॉजिटिव चार्ज इज ऑक्यूपाइंग वेरी लिटिल स्पेस and a very small fraction of the alpha particles were deflected by 180 degree, जैसे कि टिश्यू पेपर में से एक बुलेट स्ट्राइक करके वापस आ गई। तो उसका क्या मीनिंग हुआ? उसका मीनिंग ये हुआ कि all the positive charge and the mass of the gold atom they were concentrated in a very small volume within the atom.
सारे का सारा मास, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज बहुत ही छोटी स्पेस पे कॉन्सेंट्रेटेड था। इसीलिए जब अल्फा पार्टिकल उसको स्ट्राइक किया तो वह वापस अपने पाथ पे रिट्रेस हो गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक बुलेट के सामने अगर एक बहुत सॉलिड पत्थर वाली वॉल होगी तो वह वो वापस रिट्रेस कर जाए अपना पाथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो सारा मास है उस एटम का वो कंसंट्रेटेड है बहुत ही छोटी स्पेस में, और वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए वो अल्फा रे को रिपेल करेगा क्योंकि अल्फा रे भी पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द बोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। ठीक है, खाली जगह है, बहुत थोड़े से पार्टिकल्स हैं जो कि डिफ्लेक्ट हो रहे हैं अपने पास से, which indicated that the positive charge of the atom occupies very little space, and because a very small fraction were deflected by 180 degrees, this showed that all the positive charge and the mass of the gold atom, they were concentrated within a very small volume within the atom. Fine. सो यहाँ से अपने ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन के बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपना न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम दिया, जो कि आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हो। According to this model, what he said was that the atom consisted of a nucleus. What is a nucleus? The positive charge and most of the mass of the atom is concentrated in an extremely small region in the center. तो atom के center में एक ऐसा रीजन है जहां पे सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारे का सारा, ऑलमोस्ट सारे का सारा मास कंसंट्रेटेड है। ठीक है, एंड दिस रीजन इज जस्ट अप्रोक्सीमेटली 10 to the power -14 मीटर टू 10 to the power -15 मीटर। बहुत ही छोटे से एरिया ऑफ द एटम में ये जो पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास है वो कंसंट्रेटेड है, और इस छोटे से पोर्शन ऑफ द एटम को उन्होंने न्यूक्लियस कहा। Fine. So nucleus contains all the protons and the neutrons which we know now. ठीक है, तो हमें रदरफोर्ड ने सिर्फ ये बताया कि सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा जो मास है वो न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड है, और आज हम ये भी जानते हैं कि उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सारे का सारा मास बनाते हैं ऑफ द एटम। ठीक है, so the positive charge on the nucleus is because of the presence of protons and the mass is because of the presence of protons and neutrons as we know today. Fine. और उसके बाद हमारे पास आ गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस के अंदर सारा का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। So the nucleus is surrounded by electrons that move around the nucleus with a very high speed in circular paths called as orbits. तो उन्होंने कहा कि जो एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के आसपास फिक्स्ड ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, so we have the nucleus surrounded by electrons which are moving about the nucleus at a very high speed in circular paths called as orbit. जिस बात पे न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसको उन्होंने ऑर्बिट कहा। ठीक है, so since an atom is electrically neutral, the number of electrons in this space will be equal to the number of protons in the nucleus. ठीक है, तो क्योंकि एटम न्यूट्रल है इसलिए उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि स्पेस में ऑर्बिट कर रहे हैं अबाउट द न्यूक्लियस, दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो उनके हिसाब से न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम क्या हुआ कि हमारे पास सेंटर में एटम के एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसके अंदर सारे का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा? द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। राइट, क्योंकि ज्यादा स्पेस खाली है तो जो न्यूक्लियस है वो तो बहुत छोटा है। सो द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10 to the power 5 times less than the radius of the atom. इससे आप मालूम है कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो? आप अंडरस्टैंड इसको इस तरीके से कर सकते हो कि आपके पास एक क्रिकेट की बॉल है और एक क्रिकेट का ग्राउंड है, तो वो जो क्रिकेट की बॉल है वो न्यूक्लियस है और जो क्रिकेट का ग्राउंड है वो है एटम।
ठीक है, तो इतना छोटा होता है न्यूक्लियस इन कंपैरिजन टू द एटम। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में क्या बताया कि एटम कैसे स्टेबल रहता है। तो उन्होंने कहा कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो न्यूक्लियस है दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है प्रोटॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो दिस force of attraction, this is called as the electrostatic force of attraction. उसके अलावा एक और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां से आई? ड्यू टू द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्टिंग आउटवर्ड्स। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर मूव कर रहे हैं अपने ऑर्बिट में न्यूक्लियस के आसपास, तो उसके ऊपर एक आउटवर्ड फोर्स लगती है। उस आउटवर्ड फोर्स को आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो? वेल, अगर आपके हाथ में एक रस्सी हो जिसके ऊपर आपने कुछ एक स्टोन बांधा हुआ हो, जब आप उसको गोल गोल घुमाते हो तो वो गोल गोल घूमता है। जैसे ही आप उस रस्सी को छोड़ते हो वो दूर जाके कहीं पे गिरता है। वो दूर जाके क्यों गिरता है? क्योंकि जब आप उसको गोल घुमा रहे होते हो उसके ऊपर एक आउटवर्ड फोर्स लग रही है जिसकी वजह से आपके छोड़ते ही वो बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, वो जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट दैट इन फिजिक्स। तो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को एटम की तरफ कौन सी फोर्स खींच रही है? एटम के सेंटर की तरफ या न्यूक्लियस की तरफ? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स अट्रैक्टिंग द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और एक क्योंकि ऑर्बिट में वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं उसके ऊपर एक आउटवर्ड फोर्स लग रही है व्हिच वी कॉल एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो एक फोर्स है, ये न्यूक्लियस है, ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि उसके आसपास घूम रहा है, एक फोर्स है जो कि उसको अंदर को पुल कर रही है और एक फोर्स है जो उसको बाहर को खींच रही है। और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करती हैं और एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फॉल नहीं करता। ठीक है, सो रदरफोर्ड का मॉडल, दिस रिजेंबल्स द सोलर सिस्टम इन विच द न्यूक्लियस प्लेज द रोल ऑफ द सन एंड द इलेक्ट्रॉन्स दैट ऑफ द रिवॉल्विंग प्लैनेट्स। Therefore, the revolving electrons they are also called as planetary electrons. तो बिल्कुल जैसे सन के आसपास सब प्लैनेट्स घूमते हैं and they do not fall into the sun, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी आसपास घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के and they do not fall into the nucleus, right? Why? Because the electrostatic force of attraction balances the centrifugal force. एक फोर्स है जो कि अंदर को पुल कर रही है और एक फोर्स है जो कि बाहर को पुल कर रहा है and the electron easily rotates around the nucleus. सो नेक्स्ट, अब हमने रदरफोर्ड के मॉडल को स्टडी किया तो ऑब्वियसली इस मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स भी थे सो दैट कि नेक्स्ट मॉडल को हम स्टडी कर सकें, राइट? तो अब ये रदरफोर्ड के मॉडल में ड्रॉबैक्स क्या थे? वेल, जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो एक अच्छा मॉडल था। उसके अंदर हमें मालूम लगा कि एटम के अंदर सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और रदरफोर्ड ने हमें जो एक्सप्लेनेशन दी थी ना स्टेबिलिटी के लिए, वो क्या थी? वेल, उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास जो एटम होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं और उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है जो कि एक आउटवर्ड फोर्स होती है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द रिवॉल्विंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो एक फोर्स मैंने अभी आपको बताया था कि बाहर की तरफ एक्ट करी और एक फोर्स अंदर की तरफ एक्ट करी है और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि एटम जो है वो स्टेबल है। बट वेल, उनकी ये जो एक्सप्लेनेशन है ना एटम की स्टेबिलिटी की, वेल वो आगे चल के गलत प्रूफ हुई।
ठीक है। उन्होंने क्या कहा था, लेट अस जस्ट क्विकली राइट दैट डाउन फर्स्ट इन वर्ड्स सो दैट कि आपके नोट्स बिल्कुल कंप्लीट हो, आपको रिवीजन के टाइम पे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, आपको अपने एग्जामिनेशंस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, राइट। सो द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू द सर्कुलर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एक्टिंग आउटवर्ड्स balances the electrostatic force of attraction between the positive nucleus and the negative electrons acting inwards, and this prevents the electron to fall into the nucleus। ठीक है, तो ये था जो रुदरफोर्ड ने कहा था। बट हुआ क्या, वेल हुआ ये कि हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक कॉन्टिन्यूअस सर्कुलर मोशन में है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा बॉडी है, वो एक चार्ज्ड बॉडी है, उसके ऊपर एक चार्ज प्रेजेंट है। तो लेटर ऑन साइंटिस्ट को ये पता लगा कि जो चार्ज्ड एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स होते हैं दे कॉन्स्टेंटली लूज एनर्जी। अगर हमारे पास एक चार्ज्ड पार्टिकल हो जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता हुआ सेम भी स्पीड रखता है, राइट, मगर उसकी डायरेक्शन तो हर मोमेंट पे चेंज होती है, एक मोमेंट पे यहाँ एक मोमेंट पे यहाँ, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो व्हेन एवर द स्पीड इज द सेम but even the direction is changing, then also there is an acceleration that is taking place। और हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, एक एक्सेलरेटेड पार्टिकल है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है। तो कहा ये गया कि एक चार्ज एक्सेलरेटेड पार्टिकल हमेशा एनर्जी को लूज करता है, ठीक है। अब अगर हमारा ये इलेक्ट्रॉन चार्ज भी है और एक्सेलरेटेड भी है, तो ये अपनी मोशन के अंदर एनर्जी को लूज करेगा। वो एनर्जी को कैसे लूज करता है, वेल दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। अब ये क्या होते हैं इनके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, डू नॉट वरी। आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो कि उसके पास एनर्जी थी और वो एनर्जी उसकी कम हो रही है, ठीक है। अब उसकी एनर्जी कम हो रही है तो ऑब्वियसली जब वो घूम रहा है तो उसमें एनर्जी कम होगी, तो वो धीरे धीरे करता करता उसका ये जो चक्कर है छोटा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और अल्टीमेटली ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे जाके फॉल करेगा, न्यूक्लियस के अंदर, और हमारा एटम तो फिनिश हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फॉल करेगा। बट ऐसा होता तो नहीं है, राइट। अब आप इमेजिन करो कि आपके पास एक पेन है, पेन क्या होता है, मैटर होता है, मैटर किससे बना हुआ होता है, एटम से बना हुआ होता है। अब अगर ये एटम स्टेबल नहीं रहे, एटम टूट जाए, तो थोड़ी ही देर में आपके जो पेन है वो तो गायब हो जाना चाहिए, उसकी शेप तो मेंटेन ही नहीं रहेगी क्योंकि उसको बनाने वाले एटम्स ही टूटते जा रहे हैं, है ना। तो ऐसा तो नहीं होता, इसका मतलब है कि एटम होता तो स्टेबल ही है। मगर रदरफोर्ड अब इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन अगर एक एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल है, उसको अपनी एनर्जी लूज करनी चाहिए और जाके फॉल कर जाना चाहिए न्यूक्लियस में, और ऐसा क्यों नहीं हो रहा है वो नहीं जानते थे, राइट। सो दिस वाज वन मेजर रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। और एक रीजन इसका और भी था, और वो दूसरा रीजन था कि वो इलेक्ट्रॉन्स की एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं बता पाए। अब एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन तो नहीं प्रेजेंट है, कितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रोग्रेसिवली बढ़ता जा रहा है, राइट। अब अगर सपोजिटली हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, तो जो 118th एलिमेंट होगा उसके अंदर 118 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट, ओके। तो अब 118 इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, अगर एक एटम है उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, वेल इसके बारे में रदरफोर्ड हमें कुछ भी नहीं बता पाए, और साथ ही में इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अराउंड द न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने कोई भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी। सो इसके साथ हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है, हम अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। आई होप आपको रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बहुत अच्छे से समझ में आ गया और आपको ये मालूम लग गया कि एटम के अंदर आज क्या प्रेजेंट होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं।
कैसे रिवॉल्व करते हैं ये हम जानेंगे अपने नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल के साथ, और वो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर अगले साइंटिस्ट हैं जो हमें इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशनिंग बताने वाले हैं इन एन एटम। सो हम अगली बारी मिलते हैं। बाय फॉर नाउ। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू दैट, सो दैट कि आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि हम अपना नेक्स्ट लेक्चर कब पोस्ट करें। ऑल्सो डू क्लिक ऑन द bell icon. So see you again. Have a nice day. God bless you.